પરિષદમાં આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજની વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં મારી સાથે ઉપસ્થિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આદરણીય આલોક શર્માજી સૌપ્રથમ આવી રીતે વાત કરશે. ત્યારબાદ આપણા જે પણ પ્રશ્નો છે લઈશું. હું વિનંતી કરીશ આદરણીય આલોક શર્માજીને પોતાની વાત રજૂ કરે. धन्यवाद हिरेन जी. सभागार में आए तमाम पत्रकारों का सहृदय बहुत बहुत स्वागत है. जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम दो तीन जो विषय हैं उनको आपके सामने रखें. आज के जो विषय हैं उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी जिस तरह से जहां जहां विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर किस तरह से धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोटों का विभाजन हो उस पर एक सतत काम करते हैं. हमने देखा दिल्ली में ये गए, उसके बाद बिहार का चुनाव हमने देखा. बिहार में इनके कुछ विधायक भी जीत कर आए जिसको पूरी तरह से धार्मिक आधार पर इन्होंने, जहां पर एक धर्म विशेष की वोट ज्यादा थी वहां पर इन्होंने मैदान में उतारा और लगभग 15 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी की पार्टी ने जीतने में मदद की. उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करना इनका प्रयास इन्होंने किया. उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मत विभाजन में बहुत सी सीटों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की. उसके बाद उत्तराखंड में भी खास तौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिलों में, नैनीताल में, जहां पर एक धर्म विशेष की आबादी ज्यादा रहती है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान रहेगा, वहां पर पूरी तरह से ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए मैदान में आ जाती है. ये वोट कटवा पार्टी आपने देखा होगा तमाम कॉरपोरेशन के इलेक्शंस, तमाम बाई इलेक्शंस, उनके अंदर ये वोट कटवा पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से तमाम संसाधन लेकर और जिस तरह से चुनाव लड़ती है, चुनाव मैदान में जाती है, उसका गुजरात में भी एक वानगी देखने को मिल रही है. कल ही आप लोगों ने भी तमाम मीडिया चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से ये गुप्त मीटिंग भाजपा के कार्यालय में ओवैसी के लोगों की चल रही. आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हार के कगार पर खड़ी हुई और वो कभी आम आदमी पार्टी का सहारा ले रही और कभी ओवैसी का सहारा लेकर जिस तरह से आज अपनी हार की जो नैया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा की नैया डूब रही है गुजरात के अंदर, उसको बचाने के लिए अब इनको धर्म का, पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का, यही सहारे बच गए. आज हम गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये जो भाजपा अपने साथ अपनी बी, सी, डी तमाम तरह की जो टीमें लेकर चलती है, उससे गुजरात की जनता को सतर्क रहना चाहिए. तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए. जिस तरह से तमाम मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को खोखला कर दिया है अर्थव्यवस्था के आधार पर, उस पर चर्चा होनी चाहिए. शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को ही एक नकली शिक्षा के मॉडल का सहारा लेना पड़े, आज तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मोदी साहब जिस कमरे में बैठे थे उसका अता पता नहीं है. वो कौन सा कमरा था, कहां से घुसे उसमें, कहां से निकले, वो खिड़की कहां से आई, वो कोई कंटेनर था, क्या था. सोशल मीडिया पर आज और मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं. मोदी साहब आपको इस शोभा नहीं देती है चीज. पहली चीज, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है. ओवैसी और तमाम अपनी बी, सी, डी टीमों को लेकर उनसे सहारा ढूंढ रही है. गुजरात की जनता को सतर्क रहना चाहिए. दूसरा विषय बार बार हम लेते हैं, कल भी ये विषय नेशनल मीडिया में काफी हावी रहा. परसों ही बहुत बड़ी खेप एक गांजे की पकड़ी गई थी. तमाम अखबारों में भी, गुजरात के चैनल्स पर भी आई ये चीज. करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा गया
ये गांजा कहां से आ रहा है भाई? ये उड़ता पंजाब, 10 साल तक अकाली दल और भाजपा की सरकार पंजाब में रही और पंजाब का जिस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया था और उसको उड़ता पंजाब बना दिया था और उसके ऊपर तब तमाम मूवीज आई तो बीजेपी प्रमोट कर रही थी। आज ये उड़ता गुजरात बनाने की तरफ जब भाजपा की सरकार चल रही है तो बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर क्यों नहीं बोलता है? क्या ये गांजा, ये ड्रग्स जो पकड़े जा रहे हैं और इतना फ्रीक्वेंटली एक ही पोर्ट पर पकड़े जा रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। गांजे में कौन लिप्त है? क्या भाजपा के वहां के स्थानीय लीडर्स लिप्त हैं इसके अंदर? क्या वहां के अधिकारी लिप्त हैं वहां पर? क्या ये कोई इंटरनेशनल कोई साजिश है भारत के खिलाफ कि भारत को पूरे ड्रग्स में डुबो दिया जाए? 8 वर्ष हो गए मोदी साहब आपकी सरकार को आए और यहां पर 27 वर्षों से भाजपा की सरकार है। क्या कारण है कि ये सारे के सारे रूट जो हैं ये गुजरात से ही होकर क्यों जा रहे हैं? और ये कब से धंधा चल रहा था? पिछले 6-8 महीने में तो सुना है कि आपस की लड़ाई में, बंदर बांट में ये चीजें बाहर आई हैं। ये धंधा कब से चल रहा था? स्नीफर डॉग क्यों नहीं? आप तो अपने मित्र अडानी के ड्रोन की बड़ी तारीफ करते घूमते हैं। अडानी पोर्ट पर ड्रोन कब लगाएंगे मोदी साहब? कब ड्रोन से पकड़ेंगे, कब स्नीफर डॉग से पकड़ेंगे इनको? ये जो कॉस्मेटिक्स आ रहा है, वहां की भाषा में कॉस्मेटिक्स ही बोलते हैं ना, ये क्यों आ रहा है, क्यों पकड़ा जा रहा है, इसका जवाब दें आप। आज एक और नई चीज वहां पर पकड़ी गई साहब, मतलब ड्रग्स से भी काम नहीं चल रहा है। आज 33 करोड़ की विदेशी सिगरेट पकड़ी गई, डीआरआई ने पकड़ी। आप सोच सकते हैं कि करोड़ों रुपए की सिगरेट, हजारों करोड़ का ड्रग्स, गांजा, ये सब बापू की जन्मभूमि, सरदार पटेल की भूमि, ये गुजरात का जो अपमान हो रहा है। और अखबारों में भी मैं देखता हूं कि जब अच्छा काम हो तो अडानी पोर्ट लिख दो और जब खराब हो, ड्रग्स पकड़े जाएं तो मुद्रा पोर्ट हो जाता है। ये भी गजब है, किसके इशारे पर होता है, क्यों होता है ऐसा? गांजा पकड़ा जाएगा, ड्रग्स पकड़ी जाएंगी, विदेशी सिगरेट पकड़ी जाएंगी। आज हम पूछना चाहते हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी के 2 सवाल हैं कि मुद्रा पोर्ट पर जिन कंपनियों के, जिन इंपोर्टर्स के ये कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं, उनके नाम के खुलासे किए जाएं। दूसरा सवाल, अभी तक कितने कंपनीज जिनके नाम पर ड्रग्स गुजरात में उतरा, गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई, उनमें से कितनी कंपनियों के इंपोर्ट लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किए हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। और अगर ये 2 खुलासे भाजपा, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार नहीं करती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन कंपनियों के मालिक कहीं ना कहीं उनके तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन सी कंपनी है, कितने लोग जेल में हैं और कितनी कंपनियों के इंपोर्ट लाइसेंस कैंसिल किए हैं, इसका खुलासा तुरंत होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, देश की जनता जानना चाहती है कि देश को खोखला करने में कौन कौन लोग शामिल हैं। तीसरा विषय, आज ही एक रिपोर्ट आई है पूरे हिंदुस्तान में, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोरोना से पहले भी बढ़ रही थी। 45-50 वर्षों की बेरोजगारी, हाईएस्ट बेरोजगारी दर है। यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासनकाल में ये बेरोजगारी दर 3% से ऊपर नहीं जाती थी, आज ये 8% से ऊपर है। और उसी में एक कड़ी और जुड़ गई है। एक रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान की जो 100 बड़ी कंपनियां हैं
उन 100 बड़ी कंपनियों में, क्योंकि मोदी शासन में, भाजपा शासन में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की प्रथा रही है, चाहे वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो और चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां रही हो, सबने ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी। और आजकल तो हवाई अड्डे पर भी हम देखते हैं सीआईएसएफ की जगह एसएएस और तमाम तरह की कंपनियां हैं, उनके प्राइवेट गार्ड खड़े हो गए, सब कॉन्ट्रैक्ट पर, क्योंकि युवा बेरोजगार है, वो मजबूरी में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पर जाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्चुअल काम पर जाना चाहता है, क्योंकि बेरोजगारी है, मजबूरी है उसकी। लेकिन आज हालत यह है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स में पिछले 5 वर्ष में लोएस्ट आ गया है। पिछले 5 वर्षों का जो आंकड़ा है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स का, वो लोएस्ट है 100 कंपनियों का। ये चीज ये बता रही है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं का जो भविष्य है वो भाजपा सरकार ने पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया। जो सरकार फौज के अंदर, डिफेंस के अंदर 4 साल के अग्निपथ और अग्निवीर बनाती हो, तमाम जगह पर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स प्राइवेट कंपनियां हटा देती हो, 5 साल का लोएस्ट आंकड़ा है। हम युवाओं को सजग कर देना चाहते हैं कि अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो कांग्रेस के लिए वोट करें। हम तो ओल्ड पेंशन जो थी स्कीम गुजरात के अंदर, उसको भी लेकर आएंगे। युवाओं को हम सजग करना चाहते हैं कि ये सरकार हमारे दो की सरकार है। इस सरकार का युवाओं से कोई लेना देना नहीं। एक अंतिम विषय मैं लेना चाहूंगा, विषय थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं राज्यों के अंदर, हमारे मोदी साहब का जो भगवान में भक्ति का जो विश्वास है वो एकदम बढ़ने लगता है। भक्ति होनी चाहिए, सभी की भक्ति होनी चाहिए। हमें भी भक्ति में बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा लगता है, सभी को भक्त होना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए और सब जाते भी हैं। पुराने प्रधानमंत्री भी सभी जाते थे। लेकिन चुनाव से पहले मीडिया कवरेज के खाने के लिए मोदी साहब ये बंद कर दीजिए। आप मंदिर जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप खूब मंदिर जाइए, आपको मंदिर जाना चाहिए। लेकिन इस चुनाव से पहले पूरा पूरा दिन आप मीडिया और 50-50 कैमरे लेकर जो भक्ति के लिए निकलते हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं। आज सीधा सीधा हमारा सवाल है कि आप मूल मुद्दों के ध्यान तो नहीं भटकाना चाहते। हमें भक्ति पर कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस को किसी की भक्ति पर, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मंदिर, मैं भी केदार बाबा को मानता हूं, मैं भी बद्री बाबा को मानता हूं, मां गंगा को मानता हूं। अच्छा रहता कि गंगा कितनी साफ हुई, मोदी साहब इसका आप सुपरविजन करने चले जाते तो बहुत अच्छा लगता। हमें आपकी भक्ति पर ना कोई प्रश्न चिन्ह है, ना कोई आपत्ति। लेकिन जो मूल सवाल है देश के सामने, गुजरात के सामने, मोदी साहब ये समय चुटनी का, आप उन सवालों से बचते हुए मत भागिए। आपको उत्तर देने होंगे। आप खूब भक्ति करें, आप पूरा साल भक्ति करें, आप देश के प्रधानमंत्री, आप हजारों सुरक्षा कर्मियों को ले जाकर सरकारी पैसे पर खूब भक्ति करें। लेकिन जो मूल सवाल देश के सामने हैं उनका भी जवाब दें। बाबा केदार से चाहे आप राजनीतिक भाषण दे दें, पीठ करके केदार बाबा की तरफ खड़े होके, लेकिन ये जरूर बताएं गुजरात की जनता को कि अडानी पोर्ट पर क्या हो रहा है और ये रुपया जो है ये 83 और 84 के पार चला गया है। सरकार सो रही है क्या? सरकार क्या कदम उठा रही है? गुजरात का व्यापारी ये जानना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सवाल।
ऐसा निवेदन दिया है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया था वो सब जिहाद है, यानी गीता की उन्होंने एक तरह से सरखामनी जिहाद से। ना तो मैं और ना मेरी पार्टी किसी भी रूप में उनके वक्तव्य से सहमत है। बुढ़ापे का असर है, आराम करें, विश्राम करें। सर, आपने भी ओबीसी पे आरोप लगाए, उनकी पार्टी पे आरोप लगे, आम आदमी पे, लेकिन जो कांग्रेस छोड़ गए वो कौन सी टीम थी? ए बी सी डी में ई एफ जी कौन सी टीम थी? अश्विन भाई देखिए, पहले भी एक दिन चर्चा हुई थी कि विपक्ष की राजनीति करना इतना आसान नहीं है अब इस देश के अंदर। विपक्ष हमेशा संघर्ष करता है और इस सरकार ने गुजरात मॉडल ही ये है कि संघर्ष के सारे रास्ते रोक दो। किसी को लालच से काबू करो, कोई लालच से ना आए तो बाहां मरोड़ के काबू करो, और यही गुजरात मॉडल है। आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप धरना प्रदर्शन करने जाएंगे तो केस लग जाएंगे, आप मीडिया में लेकर चीज़ों को जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग उनके सपोर्ट में खड़ा है, आप मीडिया के माध्यम से जनता में नहीं जा सकते। आप आरटीआई लगाएंगे गुजरात सरकार के खिलाफ तो उसका सीधा सीधा कभी जवाब नहीं आएगा, आपको घुमाते रहेंगे। और अब तो न्यायालय के भी बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो प्रश्न चिन्ह के घेरों में। जो भी व्यक्ति पब्लिक लाइफ में रहता है, कहीं गलती भी होती है, कहीं तमाम चीज़ें होती हैं। आप सोच सकते हैं कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर को अभी तक पेंशन नहीं मिल गई, वो तो हमारी पार्टी में नहीं थे। जब इतना डर, भय, आतंक हो प्रशासन का, शासन का, तो कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं, कुछ लोगों की गलतियां भी रहती हैं। आप देखिए अरुणाचल, एक बैंक्वेट हॉल में गवर्नर जो हैं वो विधानसभा की मीटिंग बुला देते हैं। मेघालय 2 विधायक आए, उसके बाद सरकार बन जाती। छत्तीसगढ़ में भी प्रयास किए गए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सफल हुए। उसके बाद अभी जीता जागता उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र का है आपके पड़ोस में। और केवल कांग्रेस के नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार होगी या कांग्रेस समर्थित सरकार होगी, केवल वहीं पर डिस्टर्ब होंगे। ममता बनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने सुना कभी उड़ीसा की सरकार को मोदी साहब ने डिस्टर्ब किया? नहीं करेंगे। उनको असली डर ही कांग्रेस से, असली डर ही उनको राहुल गांधी जी की लीडरशिप से, कि ये व्यक्ति पेगासस हो, राफेल हो, 3 काले कानून हो, भूमि अधिग्रहण बिल हो, हर चीज पर ये व्यक्ति मुखर होकर पूरी तरह से सरकार के खिलाफ तन के खड़ा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इन सच्चाइयों को गुजरात की जनता तक आप पहुंचाएं। आलोक जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोगों के साथ में ईडी, सीबीआई लगा के, इसी तरह से वो लोग पगड़ा चेंज पार्टियां में दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो फिर जनता फिर कांग्रेस को क्यों वोट दे और फिर कांग्रेस के लिए किस तरह से आगे रणनीति बनाएगी? देखिए, मुझे लगता है सवाल बिल्कुल गहराई वाला सवाल है। आज होना तो ये चाहिए कि सवाल ये हो कि ईडी और सीबीआई को और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको किस तरह से रोका जाए। आज न्यायालय को भी देखना होगा। रणनीति जनता क्यों, संवैधानिक संस्थाएं भी बनाएं, संवैधानिक संस्थाएं भी देखें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 9 घंटे तक पूछताछ होती है और सीबीआई के कार्यालय से बाहर निकल के कहते हैं कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था। मैंने भी तंज कसा था उस दिन, मेरे पास भी ऑफर आया है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाइए। ये नौटंकी कर रहे हैं आप देश की राजधानी में बैठकर। सीबीआई सफाई देती है फिर, नहीं, हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया। अरे गजब है भाई, सीबीआई डायरेक्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के ऊपर एक व्यक्ति 9 घंटे पूछताछ होने के बाद दफ्तर से निकलते ही उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का बयान देता।
एफआईआर होके वहीं के वहीं वो व्यक्ति अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? या तो सीबीआई गलत है, और अगर सीबीआई गलत नहीं है तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई? मिला जुला खेल है दोनों का। सीबीआई के कार्यालय के बाहर आप सीबीआई को चुनौती देते हैं और अगले दिन गुजरात में आकर बीजेपी की बी टीम की तरह आप काम करते हैं। ये मिला जुला खेल है। 2.5 महीने हो गए एफआईआर हुए, आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर, 15 लोगों के ऊपर, जो उसमें हैं 15 में से काफी लोग आम आदमी पार्टी के हैं। कोई भी जमानत लेने नहीं गया, कोई न्यायालय नहीं गया, केवल राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे हम इसको। वहां दारूशालाएं खोलेंगे, यहां आकर गुजरात में बापू और सरदार पटेल की भूमि पे उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे, और दारूशालाओं का पैसा लगाकर यहां पर चुनाव लड़ेंगे। मिला जुला खेल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बी टीम है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं। आदमी 9 घंटे अगर थाने में बैठा भी लिया जाए और वो आके बाहर एसएचओ के खिलाफ 2 शब्द बोले तो एसएचओ सब कुछ लाल करवा देता है। सीबीआई के डायरेक्टर को या तो रिजाइन कर देना चाहिए या उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।